We will achieve victory in the upcoming election. Our goal is the welfare of the people. Long live the revolution! Long live the leader! नमस्कार। आज के इस विश्लेषण में हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी पर चर्चा करने वाले हैं जो बिल्कुल किसी एक्शन पैक्ड ब्लॉकबस्टर फिल्म की तरह लगती है। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये कहानी 100% सच है। ये सफर है सिनेमा के सबसे बड़े पर्दे से सीधे सत्ता के गलियारों तक का। एक ऐसी कथा जहां सीन्स बदलते हैं, किरदार बदलते हैं और सबसे जरूरी बात, हीरो की भूमिका पूरी तरह से बदल जाती है। हम बात कर रहे हैं थलापति विजय की, जिन्होंने अपने स्टारडम के सबसे पीक पर एक ऐसा कदम उठाया जिसने सबको हैरान कर दिया। तो चलिए इस दिलचस्प कहानी को समझते हैं। 2 अरब रुपए यानी पूरे 200 करोड़ रुपए। सीरियसली, ये कोई आम नंबर नहीं है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक ये अमाउंट विजय की फिल्म द ग्रेटेस्ट ऑफ ऑल टाइम के लिए उनकी फीस थी। अब आप ही सोचिए, इस एक नंबर से ही अंदाजा लग जाता है कि उनका मूवी स्टारडम किस पीक पर था। बेपनाह दौलत, शोहरत, सब कुछ। लेकिन जब कोई इस स्टार पावर और इस लेवल के सक्सेस के बारे में सोचता है ना, तो दिमाग में बस एक ही सवाल आता है, और वो सवाल ये है कि आखिर क्यों कोई अपने करियर के सबसे सुनहरे दौर में, जब सब कुछ बिल्कुल परफेक्ट चल रहा हो, अचानक सब कुछ छोड़ने का फैसला करेगा। सिनेमा की भाषा में कहें तो ये किसी भी कहानी का सबसे बड़ा, सबसे माइंड ब्लोइंग प्लॉट ट्विस्ट है। किसी ने सपने में भी नहीं सोचा था। इस शॉकर के पीछे की मंशा और आगे की कहानी समझने के लिए हमें कहानी के थोड़ा फ्लैशबैक में जाना होगा। तो आते हैं एक्ट 1 पर, अ ब्लॉकबस्टर इन द मेकिंग। देखते हैं ये सफर शुरू कहां से हुआ। 1984 में एक चाइल्ड एक्टर के रूप में फिल्म वेट्री से आगाज हुआ। फिर 1992 में नालैया थीरपू आई, जिसमें वो पहली बार लीड एक्टर बने। लेकिन एक इंटरेस्टिंग बात बताऊं, इस डेब्यू फिल्म के बाद उन्हें बहुत कड़ी आलोचना यानी बिटर क्रिटिसिज्म का सामना करना पड़ा था। लोगों ने यहां तक कह दिया था कि वो हीरो मटेरियल नहीं है, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। 2003 आते आते थिरुमालाई फिल्म से उन्होंने एक एक्शन स्टार के रूप में अपना सिक्का जमा लिया, और फिर सीधे 2024 जब सिनेमा से संन्यास का वो चौंकाने वाला ऐलान आया। ये सफर अपने आप में एक सबूत है कि सफलता कभी रातों रात नहीं मिलती। इस पूरे सफर में सबसे अहम बात यह रही कि उन्होंने लगातार अपनी छवि, अपनी इमेज को इवॉल्व किया। एक रोमांटिक बॉय नेक्स्ट डोर से शुरू होकर उन्होंने समझदारी से ऐसी भूमिकाएं चुनी जो आम जनता से कनेक्ट होती थीं, और यहीं से जन्म हुआ इलाया थालापति का, यानी यंग कमांडर। दशकों की इस कड़ी मेहनत ने सिर्फ पिक्चर देखने वाले दर्शक नहीं, बल्कि एक निहायती निष्ठावान, डाई हार्ड फैन बेस तैयार किया। और एक्चुअली ये सिर्फ सिनेमाघरों की भीड़ नहीं थी, ये उनके आगे के भविष्य की सबसे मजबूत नींव बन रही थी। चलिए अब देखते हैं एक्ट 2, द बॉक्स ऑफिस कमांडर। यहां से उनका पूरा बॉक्स ऑफिस डोमिनेंस शुरू होता है। उनके इस बढ़ते हुए कल्चरल इंपैक्ट को इन आंकड़ों से समझिए। 2004 में आई फिल्म घिल्ली ने उस वक्त 50 करोड़ रुपए कमाए और बॉक्स ऑफिस के नए रिकॉर्ड सेट कर दिए। फिर मर्सल आई, जिसने इस आंकड़े को 250 करोड़ तक पहुंचा दिया, और हाल ही की फिल्म लियो की तो बात ही अलग है। इसने 600 करोड़ का मैसिव आंकड़ा पार कर लिया। ये एक्सपोनेंशियली बढ़ते आंकड़े साफ दिखाते हैं कि वक्त के साथ साथ लोगों पर उनकी पकड़ कितनी ज्यादा स्ट्रांग होती चली गई। और जो बात सबसे दिलचस्प है ना, वो ये कि उनका ये जलवा सिर्फ भारत तक सीमित नहीं था। उनकी फिल्में ग्लोबल नेटफ्लिक्स टॉप 10 में आने लगी। 2018 में उन्हें बेस्ट इंटरनेशनल एक्टर का खिताब भी मिला, और जापान और चाइना जैसे पैन एशियन मार्केट्स में उनकी फिल्में रिलीज हुईं। लेकिन इन सभी ग्लैमरस बातों के बीच एक और घटना घटी जो आगे चलकर गेम चेंजर बनने वाली थी। वो था 2009 में विजय मक्कल यक्कम का लॉन्च होना। ये स्ट्रिक्टली कोई आम फैन क्लब नहीं था। ये जमीनी स्तर पर यानी ग्रासरूट्स लेवल पर फैंस का एक हाईली ऑर्गेनाइज्ड नेटवर्क था। और अब आता है एक्ट 3, द अल्टीमेट प्लॉट ट्विस्ट, कहानी का सबसे बड़ा मोड़। फरवरी 2024 में अचानक संन्यास का ऐलान और तमिलगा वेत्री कझागम यानी टीवी के पार्टी की शुरुआत। अगर आप ध्यान से देखें तो उनकी सिनेमा और राजनीति की स्ट्रेटेजी में एक हैरानअंगेज समानता है। सिनेमा के दौरान जो विशाल फैन क्लब्स और पैन इंडिया ब्लॉकबस्टर्स का नेटवर्क बनाया गया था ना, बिल्कुल वही ढांचा अब ग्रासरूट्स पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजिंग और टीवी के पार्टी के लॉन्च में इस्तेमाल हो रहा था। बेसिकली उन्होंने अपने सिनेमैटिक फैन क्लब्स को बड़ी ही कुशलता से एक जबरदस्त पॉलिटिकल ग्राउंड गेम में तब्दील कर दिया। राजनीति में उतरते ही उन्होंने बहुत समझदारी दिखाई। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके आदर्शों में एम.जी. रामचंद्रन, जे. जयललिता और एम. करुणानिधि शामिल हैं। ये एक बेहद सटीक और बैलेंस कदम था।
एक तरफ उन्होंने तमिलनाडु के पास्ट के उन आइकॉनिक एक्टर टर्न पॉलिटिशियंस को पूरा सम्मान दिया जिन्होंने वहां की राजनीति को दिशा दी, और दूसरी तरफ उन्होंने ये भी क्लियर कर दिया कि वो अपनी एक बिल्कुल नई, अलग और आत्मनिर्भर राह चुनने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं एक्ट 4 की तरफ, द 2026 इलेक्टोरल अर्थक्वेक, एक ऐसा राजनीतिक भूकंप जिसने सब कुछ हिलाकर रख दिया। ये जीत दरअसल कितनी विशाल थी, इसका आईना ये आंकड़े हैं। टीवी के पार्टी के अध्यक्ष के रूप में उन्होंने 2 अलग अलग चुनाव क्षेत्रों से चुनाव लड़ा। पेराम्बूर में उन्हें लगभग 59% वोट मिले, जबकि ऑपोजिशन में डीएमके को करीब 32% वोट हासिल हुए। वहीं तिरुचिरापल्ली ईस्ट में भी उन्होंने 50% से ज्यादा वोट लेकर शानदार जीत दर्ज की। बाद में नियमानुसार उन्होंने तिरुचिरापल्ली ईस्ट की सीट छोड़ दी और पेराम्बूर कॉन्स्टिट्यूएंसी को अपने पास रखा। ये क्लियर कट बता रहा था कि उनकी लोकप्रियता जमीनी स्तर पर कितनी स्ट्रांग थी। और अब ये रहा वो फिगर जिसने प्रैक्टिकली इतिहास रच दिया, 108। टीवे के पार्टी ने स्टेट असेंबली में पूरी 108 सीटें जीती। ये नंबर इसलिए इतना क्रूशल है क्योंकि इसने तमिलनाडु में पिछले 6 दशकों से, यानी लगातार 60 सालों से चले आ रहे 2 द्रविडियन पार्टियों के वर्चस्व को तोड़ दिया। सोचकर देखिए, एक बिल्कुल नई पार्टी का इस मैसिव स्केल पर आना किसी राजनीतिक चमत्कार से कम थोड़ी है। अब आते हैं फाइनल चैप्टर, एक्ट 5 पर, रीराइटिंग द पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। इलेक्शन के बाद का सीक्वेंस बिल्कुल किसी फिल्म के क्लाइमैक्स जैसा था। 108 सीटें जीतने के बाद भी टीवी के मेजॉरिटी से थोड़ी दूर थी, टेंशन बढ़ रही थी। फिर गवर्नर के पास सरकार बनाने का औपचारिक दावा पेश किया गया। काफी उथल-पुथल और नेगोशिएशंस के बाद आखिरकार एक गठबंधन तैयार होता है और 10 मई 2026 को तमिलनाडु के नवे मुख्यमंत्री के रूप में उनका शपथ ग्रहण समारोह पूरा होता है। एक अनिश्चित चुनावी रात से लेकर सीएम की कुर्सी तक का ये ट्रांजिशन सच में अद्भुत था। चलिए इस कोलिशन के डायनामिक्स को भी निष्पक्ष रूप से समझते हैं। देखिए, टीवी के राज्य की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर जरूर उभरी, पर गवर्नमेंट बनाने के लिए नंबर्स चाहिए थे। इसलिए कांग्रेस के साथ गठबंधन बनाया गया। साथ ही वीसीके, सीपीआई, सीपीआईएम और आईयूएमएल जैसी पार्टियों ने बाहर से सपोर्ट देना स्वीकार किया। इन सभी घटनाक्रमों के बाद उनका पहला कार्यकाल मई 2026 में शुरू हुआ। ये एक मास्टर क्लास थी कि कैसे मूवी स्टारडम को एक्चुअल पॉलिटिकल मैनेजमेंट और गठबंधन बनाने के प्रैक्टिकल तरीकों के साथ मिलाया जा सकता है। तो चलिए इस रोचक विश्लेषण को हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सवाल पर छोड़ते हैं। सोचिए, क्या सिनेमा के चमकीले पर्दे से निकलकर राजनीति के इस शिखर तक का ये जो ऐतिहासिक सफर है, ये आने वाले वक्त में भारतीय राजनीति के लैंडस्केप को हमेशा के लिए बदल देगा? सेलिब्रिटी और गवर्नेंस का ये नया कॉम्बिनेशन आगे चलकर क्या मोड़ लेगा, ये तो अब वक्त ही बताएगा। उम्मीद है कि इस कहानी और इस डेटा के जरिए आपको ये पूरा ट्रांजिशन बहुत बेहतर ढंग से समझ आया होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।